स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल matriculineonline.com। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिषेक सर। पिछली बार जब हमने वीडियो बनाया था उसमें हम लोग 12वीं क्लास की इंग्लिश का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 4 पैराग्राफ हमने पढ़ा था। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो जो होगी मेरी, उसमें मैं आगे आपको 5 पैराग्राफ से बताऊंगा। उससे पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे उस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, और उम्मीद करता हूं कि आगे जो मैं वीडियोस डालूंगा उसको भी आप सबका ढेर सारा प्यार मिलेगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उनको फ़ायदा हो सके और वो अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा कर सके, अपनी स्किल्स को बढ़ा सके और दूसरों को भी हेल्प कर सकें। सो कमिंग बैक टू द चैप्टर, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर को महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और उसमें इन्होंने हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। उसके बारे में हमें बहुत ही गहन तरीके से बताया गया है कि हाउ आवर civilization was great earlier, it is great now, and it will be great in the future also. So at first, now we will know that what we have to understand from the 5th paragraph. इस पर थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने चेंज कर दिया है। जब पहला वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बुक से पढ़ाया था, लेकिन इस बार थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज किया जिससे कि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। जिस पैराग्राफ को मैं आप लोगों को समझाऊंगा वो बोर्ड पे लिखा होगा, और उसमें जो कठिन वर्ड्स है, द डिफिकल्ट वर्ड्स विच यू विल फाइंड, जो आपको डिफिकल्ट वर्ड लगेगा उस पैराग्राफ में, उसको मैंने ये साइड में लिख दिया है। आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं so that कि आपको उस पैराग्राफ को समझने में और बेहतर होगा। So let's start the paragraph. We notice that mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and it still remains unsatisfied. We notice that mind is a restless bird. Restless bird, it means हमारा जो मन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है। बेचैन, अस्थिर भी उसको बोल सकते हैं। The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. उसे जितना मिलता है वो उतने ही ज्यादा की चाहत रखता है। एक चीज हमें मिलती है तो हमारा दिमाग कहता है कि दूसरे की चाहत भी बढ़ जाती है। इसलिए यहीं से अस्थिर चिड़िया कहा गया है। क्या कहा गया है? रेस्टलेस बर्ड कहा गया है। रेस्टलेस का मतलब यहां दिया हुआ है अशांत और बेचैन। एंड नेक्स्ट वर्ड इज अनसेटिस्फाइड, जिसका मतलब होता है असंतुष्ट। The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. Our ancestors therefore set a limit to our indulgences. They saw that happiness was largely a mental condition. जैसा कि पैराग्राफ के शुरू में मैंने बताया कि माइंड एक अस्थिर चिड़िया होता है। उसे जितना मिलता है उसकी चाहत उतनी ही बढ़ती जाती है, और इसीलिए वो माइंड क्या होता है? असंतुष्ट होता है। हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्वज थे, इसीलिए वो अपने आप को ज्यादा चीजों में लिप्त नहीं होने देते थे।
उनका ये मानना था दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। जो खुशी होती है वो मानसिक शांति से मिलता है। हम जितनी ज़्यादा अपने आप को दूसरी चीज़ों में लिप्त करेंगे, हमारा माइंड उतना ही ज़्यादा बेचैन होगा, हमें उतना ही और पाने की और इच्छा बढ़ेगी, और ऐसे में हमें कभी मानसिक शांति नहीं मिल सकती है। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट द हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। पहले हमारे पूर्वज लोगों को जो खुशी थी वो उनके मानसिक शांति से मिलती थी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy. What is said? क्या कहा जा रहा है पैराग्राफ में? A man is not necessarily happy because he is rich, and man is not necessarily unhappy because he is poor. कोई दुनिया में कोई भी इंसान इसलिए खुश नहीं है कि वो बहुत अमीर है, या कोई इसलिए दुखी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा गरीब है। The rich are often seen to be unhappy and the poor to be happy. Millions will always remain poor. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure. दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, everything what we need in our life, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, सारे लग्जरीज हैं, सारे आनंद की चीजें हैं उनके पास, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। बट दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ नहीं है, कुछ ही है, लेकिन फिर भी वो खुश हैं। पता है क्यों? आप लोग सोचो। इसलिए बिकॉज their happiness is thought as their mental condition. वो चीजों से अपनी खुशियां नहीं ढूंढते, बल्कि जो उनके पास है वो उतना में ही संतुष्ट होते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने हमें लग्जरी और प्लेजर, इट मीन्स हमारे पूर्वज जो थे वो खुद को आनंददायक वस्तुओं से खुद को दूर रखते थे, और इसीलिए वो ज्यादा खुश थे। ऊपर वाले की कृपा से जो उनके पास था वो ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, वो उससे ही संतुष्ट रहते थे। Now we have managed with the same kind of clock as existed thousands of years ago. We have managed with the same clock as existed thousands of years ago. We have retained the same kind of cottages that we had in former times. हम लोगों ने we have retained the same kind of cottages in the former times, and our indigenous education remains the same as before. जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने जो जिंदगी का रूल बनाया था वही आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि हम लोगों ने अपने आप को ज्यादा चीजों में इंडल्ज नहीं किया, इट मीन्स खुद को लिप्त नहीं किया, और उसका नतीजा ये मिला कि आज भी हमारे देश में खुशियां जो होती है वो परिवार से ज्यादा बनती है, दौलत से कम बनती है। हमारी खुशी हमारे परिवार में ही होता है। We have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. We have no system of life corroding competition. हमारे सभ्यता में कहीं पे भी एक दूसरे के जीवन को बर्बाद करने का कोई कंपटीशन या प्रतियोगिता नहीं हुआ। कभी भी हमने एक दूसरे को, हमारी सभ्यता और संस्कृति ने हमें कभी नहीं सिखाया
कि हम किसी दूसरे का बुरा करके, किसी दूसरे के जीवन को नष्ट करके खुद का भला करें। और ये आज नहीं, हजारों सालों से ये मौजूद है हमारे सभ्यता और संस्कृति में, और जिसको आज हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। और यही हमारे संस्कृति और सभ्यता या सभ्यता और संस्कृति की सबसे बड़ी महानता है। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. हमारे देश में हर कोई अपना काम करता था, चाहे वो व्यापार से हो, खेती बाड़ी हो, या कोई भी कार्य जो वो करते थे वो ईमानदारी से करते थे। और जो वेज का मतलब यह पारिश्रमिक हुआ, उनकी मजदूरी भी कर सकते हैं हम, जो उनको मिलता था वो उससे संतुष्ट रहते थे। एक दूसरे के प्रति कोई हीन भावना नहीं थी, कोई किसी तरह का कंपटीशन नहीं था, कोई प्रतियोगिता नहीं था कि उसको इतना मिल रहा है तो मुझे इतना क्यों मिल रहा है, वो ज्यादा खुश है तो मैं क्यों कम खुश हूं। ऐसी कोई भी विचार हमारे देश के लोगों में नहीं था। It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, या वो मशीनों का उपयोग करना नहीं जानते थे। वो सब जानते थे, वो वैसा कर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें भी अच्छाई थी। क्या अच्छाई था? इट इज सेड वी डिड नॉट नो how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. It means that कि यदि हम उन मशीनों का उपयोग करने का आदी हो जाएंगे, यदि हमें आदत लग जाएगा, तो हम उन मशीनों का गुलाम बन जाएंगे। और we would only do what we could with our hands and feet. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये था कि हम लोग वही काम करेंगे जहां पे हम अपने हाथ और पैरों का यूज करके कर सकते हैं। आखिर क्यों उन्होंने मशीनों को अपने जीवन में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया? क्योंकि उनका ये मानना था कि यदि जो हम अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं, उससे हमें एक मानसिक शांति, मानसिक खुशी भी मिलेगी और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। क्यों ऐसा? आज क्या है, टीवी देख रहे हैं, चैनल चेंज करना हुआ, बेड पे लेटे हुए रिमोट को दबा दिया, फैन ऑन करना है, स्विच दबा दिया। एक फिजिकल एक्टिविटी हम कर ही नहीं रहे। और नहीं फिजिकल एक्टिविटी करने से आप देख रहे हैं नतीजा क्या होता है। आज के छोटे बच्चों का वजन भी काफी ज्यादा होता है, उनका वेट बढ़ जाता है। बच्चे आजकल बाहर का खेल नहीं खेलकर घर के अंदर वीडियो गेम्स एंड अदर थिंग्स, अदर गेम्स खेलते हैं, जिससे क्या होता है, उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता। तो इससे क्या हुआ? आज हम खुद को बहुत डेवलप कहते हैं कि हम लोग बहुत डेवलप कर सके। इट इज वेरी गुड, इट इज नेसेसरी टू डेवलप द टेक्निक्स। टेक्निकल चीजों का उपयोग करना भी बहुत ही आवश्यक है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहां उन चीजों का सही उपयोग करना है और कहां नहीं करना। There is a proverb in English that necessity is the mother of invention. आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जब जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़ी तो हमने किया, वो हमारी सभ्यता और संस्कृति में शुरू से ही था।
पर जो सबसे बड़ी बात इस पूरे पैराग्राफ से हमें जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो यही आता है कि हमारा दिमाग, हमारा माइंड एक अस्थिर चिड़िया है और हमारे पूर्वज ये मानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी खुशी उसकी संतुष्टि में होती है। इसीलिए उन्होंने हमें अपने जीवन में प्रति कार्यों के प्रति एक सीमित दायरा रखा और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग भी बहुत कुछ अपने पूर्वजों से ही सीखे हैं। कभी भी उन्होंने अपने आप को मशीनों का गुलाम नहीं बनाया। उसके पीछे ये कारण नहीं था कि वो मशीनों से नफरत करते थे, कारण ये था कि उनका ये सोच था कि हम जो काम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं उससे हमें एक मानसिक खुशी और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, जो कि आज भी मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही अच्छी सोच थी। फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, अगली पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और भी क्या क्या बताया गया है हमारे महान सभ्यता और संस्कृति के बारे में। So, the further reason that large cities were snare, the further reason that large cities were snare and useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be a gang of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and the poor men would be robbed by the rich men. They were therefore satisfied with the small villages. फिर से मैं आपको वर्ड टू वर्ड धीरे धीरे पढ़ दे रहा हूं so that और समझा भी दे रहा हूं। The further reason that large cities were snare, को आगे ये कारण देते हैं कि जो बड़े शहर थे, पहले लोग बड़े शहरों को एक जाल समझते थे। क्या समझते थे? एक जाल समझते थे। स्नेयर का मतलब जाल कह सकते हैं। एंड यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वो ये समझते थे कि ये जो बड़े शहर है एक बाधा की तरह है, यहाँ लोग खुश नहीं रह सकते। उनकी सोच थी कि बड़े शहरों में लोग ज्यादा खुश नहीं रह सकते हैं। That there would be gang of thieves, robbers, prostitution and vice flourishing in them, and poor men would be robbed by rich men. उनका ऐसा मानना था कि बड़े शहरों में चोर डकैतों का गैंग, वेश्यावृत्ति और भी बहुत तरह की जो बुराइयां हैं वो बड़े शहरों में मौजूद होती हैं, और इसी कारणवश जो बुराइयां हैं वहां ज्यादा वाइस फ्लरिशिंग का मतलब हुआ कि वो बुराइयां जो है ज्यादा फलती फूलती हैं वहां पर, मिस बहुत फैलता है वो। इस वजह से वो बड़े शहरों को एक जीवन में बहुत बड़ी बाधा मानते थे, सभ्यता के लिए बाधा मानते थे। They were therefore satisfied with small villages. इसलिए जो हमारे पूर्वज लोग थे वो गांवों में ही खुश रहते थे, और ये तो हम सब जानते हैं कि गांवों के जीवन आज भी बहुत अच्छी है। वहाँ का वातावरण, वहाँ का रहन सहन, हर चीज में एक सादगी है। और एज वी नो, इंडिया इज सेड टू बी कंट्री ऑफ विलेजेस, मीन्स भारत गांवों का देश आज भी कहलाता है। हाँ, आज हमारे गांवों में बहुत सारी सुख सुविधाएं बढ़ चुकी हैं और ये अच्छी बात भी है, गांव का भी विकास होना चाहिए। सो दे आर ऑल्सो, विलेजेस आर ऑल्सो गेटिंग डेवलप। हर तरह की व्यवस्थाएं वहाँ हो रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन जो हमारी सभ्यता और संस्कृति में मौजूद है हमारे गांवों के बारे में, वो यही है कि हमारे पूर्वज बड़े शहरों से उतना लगाव उनका नहीं था।
वो गांव में ही ज्यादा प्रेम करते थे, गांव में ही रहना अच्छा मानते थे। सो नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, दे सॉ दैट देयर क्वीन, they saw that the kings and their swords were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and fakirs। पहले के जमाने में जो हमारे देश में बहुत प्रचलित था that कोई राजा और उसकी तलवार को उतना ऊपर या सबसे ऊपर नहीं माना जाता था, बल्कि हमारी नैतिकता को, हमारे संस्कार को उससे ऊपर का दर्जा प्राप्त था। ये ऐसा देश था, ये ऐसा देश है हमारा भारत, जहां एक राजा को भगवान नहीं माना जाता। एक राजा को sovereigns of the earth were inferior to the rishis and fakirs। It means जो इस पृथ्वी के सम्राट माने जाते थे, प्रभु माने जाते थे, उनको भी यहाँ के ऋषि और फकीर से नीचे का दर्जा। एक राजा भी एक साधु और फकीर को बहुत ही ज्यादा सम्मान देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के संस्कार जो थे वो किसी पद, किसी के धन संपत्ति दौलत से कहीं ज्यादा बढ़कर थे। ये है हमारा देश, ये है हमारी सभ्यता और ये है हमारी संस्कृति। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others। It means एक देश जिसका संविधान ऐसा है, जिसकी सभ्यता ऐसी है, जिसकी संस्कृति ऐसी है, उसे किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे दूसरे सीखेंगे। ये हमारे देश का गौरव है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की पहचान है। हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो दूसरों को सिखाते हैं। Then to within bound, this nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds। इस देश में डॉक्टर भी थे, लॉयर भी थे, वैद्य भी थे, वकील भी थे, सब थे, कोर्ट भी थे, लेकिन they were all within bounds। उन सब का एक दायरा था। क्या था? उन सब का एक दायरा था। they were bound, it means सीमित। वो सब एक सीमित दायरे में थे। Everybody knew that these professions were not particularly superior। Moreover, these wakils and vaids not rob people, they were considered people dependents। पहले के लोग, कोई वकील हो, कोई वैद्य हो या कोर्ट हो, ये सबको बहुत सुपीरियर, इट मींस सर्वोपरि नहीं मानते थे। उन्हें ये माना जाता था कि वो आम लोग पर निर्भर हैं। ये जितने भी प्रोफेशन थे, इन्हें ये माना जाता था कि ये आम लोगों पे निर्भर हैं, आम लोग इन पर निर्भर नहीं हैं। इसीलिए पहले ना कोई डॉक्टर, ना कोई वकील, ना कोई कोर्ट के चक्कर में लोग पड़ते थे और ना उन्हें लूटा जाता था। और आज की जो परिस्थिति है वो थोड़ी अलग है। आज भी हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं और आज हमारे डॉक्टर कोरोना वॉरियर्स की तरह काम भी कर रहे हैं। आई सल्यूट देम। लेकिन उसी पैसे में कुछ लोग
बदनाम करने वाले भी हैं। और पहले किसी का उपचार का इतना ज्यादा फीस या इतनी सारी, जो आज की डेट में, आज की तारीख में बहुत सारे, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, किसी वकील के पास आप जाते हैं, तो छोटी भी चीज होती है या छोटी भी बात होती है आपकी, तो उसको बड़ा बना दिया जाता है, बड़ा बनाकर पेश किया जाता है। मैं ये नहीं कहता सब लोग ऐसे होते हैं, इस प्रोफेशन में सारे लोग ऐसे हैं, आज भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, आज भी बहुत अच्छे वकील हैं। Not their masters, justice was tolerably fair। जो न्याय था पहले, वो लोगों में न्याय के प्रति बहुत ज्यादा भरोसा था। लोगों को जो न्याय मिलता था वो किसी कोर्ट से नहीं मिलता था। यदि गांव में दो लोगों के बीच आपसी मतभेद हो गई या छोटी छोटी लड़ाइयां हो गई या कोई बात हो गया, तो उसके लिए लोग कोर्ट नहीं जाते थे। गांव में ही ग्राम पंचायत हुआ या बुजुर्गों की सलाह से उन दोनों की लड़ाई को खत्म कर दिया जाता था, क्योंकि लोग पहले बुजुर्गों की इज्जत करते थे, लोग बड़ों का सम्मान करते थे, अपने से बड़ों का बात वो काटना नहीं जानते थे। और यही रीजन था, यही कारण था कि छोटी छोटी लड़ाइयां कभी भी कोर्ट तक नहीं पहुंचती थी, या उसकी जरूरत भी नहीं थी, और ना लोगों में इतना लड़ाई झगड़ा या चोरी डकैती या बहुत तरह की चीजें नहीं होती थी। The ordinary rule was to avoid courts। एक आम धारणा था कि कोर्ट को अवॉइड ही किया जाए। इट मींस कि हर मामला कोर्ट तक ना पहुंचे। There were no doubts to lure people into them। और ना उस जमाने में ऐसे दलाल थे जो लोगों को ऐसे कोर्ट का चक्कर या डॉक्टर या वकील के चक्कर में फंसाएं। ऐसे लोग भी नहीं थे उस समय। This evil too was noticeable only in and around the capital। और अगर ये था भी तो सिर्फ बड़े शहरों में, गांवों में नहीं। गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे अपने जीवन को जीते थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, जो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूं, वॉच इट वेरी केयरफुली। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली and followed their agricultural occupation। They enjoyed a true home rule। जो आम आदमी था पहले, वो इंडिपेंडेंटली, इट मींस आजादी से, आजाद पूर्वक क्या करता था? एग्रीकल्चर करता था। इट मींस खेती बाड़ी करते थे, खेती करते थे, फसल उपजाते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल। वो घर में ही अपना जीवन जीना पसंद करते थे। उन्हें ना बहुत चीजों को पाने का लालच था, ना ये बड़े शहरों की ख्वाहिश थी। जस्ट दे वांटेड दैट कि वो अपने गांव में रहें, अपना जीविकापार्जन अर्जित करें, जो वो एग्रीकल्चर से करते थे, चाहे वो सब्जी उगाना हो या फसल या जो उनकी जरूरत की चीजें थी। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कि आज भी हम इस मॉडर्न युग में भी we found that our villages life is very much more happier than the city life। So आज यहीं तक, इट मीन्स पैराग्राफ 10 तक मैंने आप लोगों को आज बताया।
साथ ही आज आपको डिफिकल्ट वर्ड्स भी बताए मैंने। स्टिल अगर कोई वर्ड छूट गया हो या आपको लगता है कि नहीं सर और भी कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग हमें नहीं आते हैं, तो प्लीज अगेन आई रिक्वेस्ट यू, मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में भी लिखें। हम लोग एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहे हैं जो आपको जल्द बता दिया जाएगा, आप उस पे हमें सेंड कर सकते हैं। वी विल श्योरली हेल्प आउट यू देयर, हम लोग आपकी मदद करेंगे। बहुत जल्द हम लोग एक ऐप भी ला रहे हैं मैट्रिकुलिन ऑनलाइन के नाम से, मैंने बताया ही था अपने पहले वीडियो में, जो बहुत जल्द लॉन्च होगा। आप लोगों के लिए जो होमवर्क मैं आज दे के जा रहा हूं वो ये है कि आप सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को पैराग्राफ 10 तक अपने नोटबुक में नोट करेंगे और जो उसके मीनिंग्स मैंने लिखवाए हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा है, उसको नोट करके आप लोग याद करेंगे। मैं एज ए क्विज आप लोगों से अपने टेलीग्राम चैनल पर पूछूंगा या फेसबुक पेज मैट्रिकुलिन ऑनलाइन और एकता स्टडी सेंटर के नाम से जो 2 फेसबुक पेज है उस पे मैं आप लोगों से पूछूंगा। आप सब अभी लॉकडाउन में हैं, आप अपने माता पिता के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा समय व्यतीत करिए, उनसे अच्छी बातें सीखिए, उनकी इज्जत करिए और बड़ों का देखभाल करिए। सो थैंक यू सो मच। प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर मैट्रिकुलिन ऑनलाइन, हमारे फेसबुक पेज पर विजिट करें, मैट्रिकुलिन ऑनलाइन के नाम से पेज है हमारा, एकता स्टडी सेंटर के नाम से पेज है हमारा। और इसी तरह अपना प्यार अभिषेक सर को देते रहिए और साथ ही साथ एकता स्टडी सेंटर को भी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।